नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समाज से संबंधित प्रकार, उनके उदाहरण और जो भी चीज़ें हैं समाज से संबंधित, तो उन सभी चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले हिंदी व्याकरण का बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो क्लियर हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो उन चीज़ों को ज़रूर देख ले। आपका 75 मार्क्स का हिंदी से आएगा बीपीएससी को लेके। बीपीएससी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम आप लोगों का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। हालांकि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, कुछ संशोधन होना बाकी है, तो वो जैसे ही क्लियर होगा तो आपका नोटिफिकेशन भी देखने को आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा बीपीएससी टीचर का। तो स्टडी करते रहिए आप लोग, हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, ठीक है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो वो भी उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है कि कब एग्ज़ाम आप लोगों का है, कब नहीं है, ठीक है। चलिए, नोटिफिकेशन का वेट करिए, लेकिन पढ़ाई भी साथ में करते रहिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं समास क्या होता है। तो समास का जो संक्षिप्त समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त, ठीक है। इसके परिभाषा पे नहीं जाना है, परिभाषा नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। समास बेसिकली क्या होता है कि समास को संक्षिप्त या संक्षिप्त के नाम से जाना जाता है, और अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। अर्थात सीधे सीधे ये है कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप, ठीक है। प्रश्न जहाँ से पूछे जाएंगे, देखिए ये समस्त पद क्या होता है। एक होता है समस्त पद, एक होता है समास विग्रह, ठीक है। तो समस्त पद किसे कहते हैं, तो समास की प्रक्रिया से बनने वाले जो शब्द होते हैं उसे ही समस्त पद कहते हैं, समास की प्रक्रिया से, ठीक है। जैसे मान लीजिए देशभक्ति हो गया, मुरलीधर हो गया, राम लक्ष्मण हो गया, तो ये सभी क्या हो गए, समस्त पद हो गए, ठीक है। चौराहा भी हो गया, महात्मा तथा रसोई घर, ये सभी समस्त पद हो गए। लेकिन जब समास विग्रह आप लोगों से पूछा जाएगा तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, आइए ये भी जान लेते हैं। समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले की स्थिति में करने की जो प्रक्रिया होती है वही समास विग्रह है। अर्थात क्या होता है, अर्थात देश के लिए भक्ति, जैसे देशभक्ति थी ना, तो देशभक्ति हो गया समास पद, ये देशभक्ति, देशभक्ति क्या हो गया, समासिक पद हो गया। लेकिन देश के लिए भक्ति क्या हो गया, समासिक विग्रह हो गया, ठीक है। मुरलीधर, तो मुरलीधर क्या हो जाएगा, मुरलीधर हो जाएगा आपका समासिक पद या समास पद, और मुरली को धारण किया है, जो मुरली को धारण करने वाले, ये हो गया आपका समासिक विग्रह, ठीक है। राम और मोहन, राम मोहन हो जाएगा आपका समस्त पद, और राम और मोहन हो गए समासिक विग्रह, ठीक है। तो जब कभी भी हम उसको तोड़ के बताते हैं तो वो चीज़ें आपके समासिक विग्रह के अंतर्गत आ जाता है। अब जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं तो ये अब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। समास के जो भेद होते हैं मुख्यतः, देखिए मुख्यतः कई छ ही होते हैं, बहुत सारे जगहों पे छ होते हैं। नई समास को हटा दिया गया है, लेकिन आप नई समास को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन मुख्यतः अगर पूछा जाए तो 7 ही होते हैं, ठीक है। ये इसको भी याद रख लीजिएगा, नई समास को भी, लेकिन हालांकि ये अब हट गया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। तो कौन कौन से भेद हैं, तो पहला है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास, और अंत में नई समास, ठीक है। नई समास पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। देखिए, जिस समास में बाद का या उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में बाद का अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त होता है, तो वो तत्पुरुष समास होता है। आपसे परिभाषा डिस्कस करने को नहीं कहा जाएगा। देखिए, इतना ध्यान रखिएगा कि तत्पुरुष समास को यदि उदाहरण में या ऑप्शन में आपका तत्पुरुष समास का ऑप्शन है तो आप उसको झट से पहचान ले, तो वो कला होनी चाहिए। आइए जानते हैं कैसे पहचानेंगे तत्पुरुष समास को। तो इसमें क्या कहा गया, तत्पुरुष समास का पहचानने का ये तरीका है कि इसमें कारक चिन्ह होगा। जैसे कारक चिन्ह जो होते हैं 7 होते हैं ना, कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से जो होते हैं,
तो अगर कोई भी वर्ड में अगर कारक चिन्ह आ रहा है तो वो लुप्त होने वाला होता है। देखिए ये जानते हैं, जैसे ये राह खर्च है, तो यहाँ पे राह खर्च का को तूर्य समासिक विग्रह बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राह के लिए खर्च। यहाँ पे के लिए आया है, तो ये के लिए क्या है, कारक है ना, कारक की विभक्ति है। तो जैसे यहाँ पे देखिए राजा का कुमार यानी राजकुमार, यहाँ भी का आया है। माता के लिए प्रेम, मातृ प्रेम, यहाँ भी के लिए आया है। शरण को गया, यहाँ भी को देखिए कारक विभक्ति है। यानी कहने का तात्पर्य है कि तत्पुरुष समास में आपको कारक की विभक्ति मिलेगी ही मिलेगी, तो आपको पहचान में आ जाएगा कि वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, बस उसका समासिक विग्रह आप लोगों को कर देना है। समासिक विग्रह करके देखिए, अगर कर्ता से लेके जो भी 7 विभक्तियाँ होती हैं, अगर उन चिन्हों का प्रयोग होता है तो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। अब जानिए तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। ठीक है, डीपली पढ़ना है, प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। तो तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, वही जो कारक की विभक्तियाँ होती हैं वही तत्पुरुष समास का भेद होता है, बस उसके आगे तत्पुरुष समास लग जाता है। तो देखिए सबसे पहला कर्ता कारक नहीं होता है, ठीक है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है। कारक हालांकि कर्ता से स्टार्ट होता है, लेकिन जो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं वो कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, मतलब यहाँ पे तत्पुरुष लगा दीजिएगा। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, यही चीज़ें हैं, ये 6 जो ऐसे तत्पुरुष हैं जो कि कारक की विभक्तियों से लिया गया है ये, लेकिन बस उसमें कर्ता कारक नहीं आएगा और एक संबोधन कारक नहीं आएगा। बाकी जितने भी कारक हैं आपके, तो वो सभी तत्पुरुष समास के भेद हो जाएंगे। ठीक है, कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, तो कर्म तत्पुरुष में आप लोगों ने पढ़ा होता है, कर्म में क्या होता है, कर्म को होता है ना, कर्ता ने होता है, कर्ता तो आता ही नहीं है समास में। तो ये कर्म को तो जैसे यहाँ पे देखिए कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें कारक की विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, कारक की विभक्ति, कर्म का जो विभक्ति होता है क्या होता है, वो को होता है। जैसे जानिए, जैसे यश प्राप्त का अगर हम समासिक विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, यश को प्राप्त। यहाँ पे कौन सी विभक्ति निकल के आ रही है, को विभक्ति आ रही है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए ग्रामगत अर्थात ग्राम को गया हुआ, यहाँ पे भी को कारक है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, कारक नहीं सॉरी, कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष, कौन सा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, कर्म तत्पुरुष। जैसे ही आपको विग्रह करने के बाद जो भी कारक की विभक्ति चिन्ह मिले तो वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा, और जो भी कारक चिन्ह आता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी मिला सकते हैं। फिर स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ भी देखिए ये भी कर्म तत्पुरुष है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, यहाँ भी को आया है, तो ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। आगे चलते हैं करण तत्पुरुष पे। करण तत्पुरुष तृतीया विभक्ति जो होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें करण की जो विभक्ति होती है वो से होता है या के द्वारा होता है, क्या होता है, से या के द्वारा होता है। तो जब कभी भी हमको समासिक विग्रह तोड़ने पे क्या निकले, से निकले या के द्वारा निकले, तो आपका करण तत्पुरुष वो समास हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मन चाहा, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, मन से चाहा, तो कौन सी विभक्ति आ रही है, तो से विभक्ति निकल रही है, तो कौन सा समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। रस भरा है, तो कौन सा, रस से भरा, इसका विग्रह हो जाएगा। यहाँ पे भी से आ रहा है। करुणागत, करुणा से पूर्ण, यहाँ भी से विभक्ति आ रही है। भयाकुल, भय से आकुल। तुलसीकृत, तुलसी से कृत। ठीक है, समासिक विग्रह भी आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, जिन चीज़ों का जो समासिक विग्रह निकल रहा है वही चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, करण तत्पुरुष समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगली
तत्पुरुष पे संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थी विभक्ति होती है इसमें, चतुर्थी कारक होता है ये संप्रदान तत्पुरुष, यानी 4 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे कर्ता नहीं है इसीलिए 3rd नंबर पे आया है। लेकिन याद रखना है क्या, ये चतुर्थी तत्पुरुष है, ठीक है। इसका जो कारक चिन्ह होता है संप्रदान का, तो उसमें के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। जब कभी भी आपको ऐसा वर्ड मिले जिसमें लिखा तो हो लेकिन आपका के लिए वो लुप्त हो, ठीक है, जैसे उसको समासिक विग्रह करने पे आपको खुद ब खुद सामने आ जाएंगे कि वो कौन सा समास है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखिए देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, यहाँ पे के लिए है तो ये क्या हो जाएगा, के लिए किस कारक के साथ लगता है, तो संप्रदान कारक के साथ लगता है, तो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो विद्यालय देखिए, तो विद्या के लिए आलय, यहाँ भी के लिए आया है ना, तो क्या हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी, ठीक है, तो के लिए आया है तो क्या हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। स्नान घर, स्नान के लिए घर, है ना, समझ में आ रही होंगी बातें। गौशाला, गौ के लिए शाला यानी घर, तो ये भी संप्रदान तत्पुरुष। सभा भवन, सभा के लिए भवन, ठीक है। यानी जो भी कहने का मतलब ये है कि जो भी कारक आपका है, अगर वैसा वर्ड है तो कारक जैसे ही विभक्ति निकलती है, विभक्ति करने के बाद आपका मतलब जो भी आपकी कम से कम आपको विभक्तियाँ याद रखनी है। कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, करण से होता है, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, इतना चीज़ें याद रखनी है। कर्ता ने उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी 6 हैं तो वो मैटर करती हैं ज़्यादा, ठीक है, तत्पुरुष समास के भेद में। अब यहाँ पे देखिए आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष जो होता है इसमें क्या होती है, इसमें भी से विभक्ति लगती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, अलगाव। और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है से में। यहाँ पे जैसे देखिए नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, तो आँखों से क्या है, ये अलगाव की स्थिति है, यानी कि आँखों से अलगाव की स्थिति है, वो आँखों से देख ही नहीं सकता, तो नेत्र से हीन, ये कौन सा हो जाएगा समास, आपादान हो जाएगा, आपादान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। धनहीन, धन से हीन, यानी कि धन नहीं है उसके पास, आँखें नहीं है उसके पास, तो यहाँ भी से की विभक्ति आ रही है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी तभी आपादान तत्पुरुष होगा। पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त हो रहा है तो उसको कहेंगे पाप मुक्त, यहाँ भी से विभक्ति आ रही है। अगला है जलहीन, जल के बिना जिसको कहते हैं, यहाँ से भी से है, ठीक है। जन्मांध, तो जन्म से अंधा है तो उसको कहते हैं जन्मांध, तो यहाँ भी अलग है, तो अलगाव की स्थिति जैसे उत्पन्न हो तो वो कौन सा समास हो जाएगा, आपादान तत्पुरुष। अब देखिए संबंध तत्पुरुष, ये खष्टी तत्पुरुष होता है, खष्टी विभक्ति जिसको कहते हैं, तो इसकी विभक्ति में क्या प्रयोग होता है, तो इसके विभक्ति में प्रयुक्त होने वाला जो अक्षर है वो है का है, के है और की है, ठीक है। इसकी विभक्तियाँ क्या हो जाएंगी, संबंध कारक की, संबंध तत्पुरुष की, तो का के की, यही होता है ना, संबंध कारक की जो विभक्तियाँ होती हैं का के की, संबंध बताता है किसी का, किसी के और किसी की, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे देखिए राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र, तो यहाँ पे राजपुत्र का जैसे ही समासिक विग्रह करेंगे ये क्या हो गया, राजपुत्र हो गया, समासिक पद हो गया, यानी जब वर्ड साथ में रहे समासिक पद हो गया ये, और जैसे ही अलग होगा यानी विग्रह होगा तो उसका क्या हो जाएगा, समासिक विग्रह उसको कहते हैं। तो राजा का पुत्र राजपुत्र, यहाँ का विभक्ति आ रही है तो संबंध बता रहा है तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। देश रक्षा, देश की रक्षा, यहाँ भी है की आ रहा है तो वो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। शिवालय, तो शिव का आलय, यहाँ भी देखिए का आ रहा है। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, यहाँ भी आ रहा है का, है ना। पराधीन, पढ़ के अधीन, दूसरों के अधीन को कहते हैं पराधीन, यहाँ भी के निकल रहा है ना। विभक्ति जैसे ही कुछ निकले तो आपको समझ जाना है कि कौन सा समास है। राजा दरबार, तो राजा का दरबार, का निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा,
संप्रदान तत्पुरुष, सॉरी संबंध तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो में और पर होती है। तो अधिकरण तत्पुरुष में वही चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है, ये में और पर, ठीक है। जैसे देखिए लोकप्रिय, लोकप्रिय में अगर इसका समासिक विग्रह करेंगे तो लोक में प्रिय, लोक में जो प्रिय है वही तो लोकप्रिय है। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति निकल के आ रही है, में की विभक्ति आ रही है यहाँ पे, है ना। लोकप्रिय में की विभक्ति लुप्त हो गई है, लेकिन जैसे ही समासिक विग्रह करेंगे तो उसका विग्रह में विभक्ति अपने आप नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो में आ रहा है तो अधिकरण तत्पुरुष हो गया। कला श्रेष्ठ तो कला में श्रेष्ठ, तो में विभक्ति आ रही है तो अधिकरण तत्पुरुष हो गया। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यहाँ भी में आ रहा है। दानवीर तो दानवीर, दान में वीर, तो यहाँ भी आ रहा है में, तो कौन सी हो जाएगी, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास पे। कर्मधारय समास नाम से स्पष्ट है, इसको भी पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, इसमें गुण, अवगुण और उपमा, उपमेय, विशेषण, विशेष्य जिसको कहते हैं, ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। इतना भारी भरकम वर्ड नहीं याद रखना है, ये बस याद रखिएगा। इसमें उपमा या उपमेय टाइप का वर्ड रहेगा, ठीक है। उपमा या उपमेय यानी कि जैसा, उसके जैसा, उसके समान, या कोई फिर गुण रहेगा। विशेषण विशेष्य रहेगा या उपमा उपमेय रहेगा, तो वही कर्मधारय समास कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू जान पाइएगा कि कैसे होता है। तो जैसे नव युवक, तो इसका समासिक विग्रह करने पे जब ये इस हिसाब का आए, इस तरह का आए समासिक विग्रह, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो कर्मधारय समास है। नव युवक, नव है जो युवक, यानी कि नव के नया के समान जो है युवक, ठीक है, या नव है जो युवक, तो उसको कहेंगे नव युवक, है ना। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, यहाँ पे आ गया। तो ऐसे जब कभी भी ऐसा विग्रह आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कर्मधारय समास है। इसमें गुण का भी गुण भी शो करता है। यहाँ पे देखिए, जैसे महात्मा, महात्मा का विग्रह महान है जो आत्मा, यहाँ पे ये एक तरह का गुण ही है, महान, है ना। महान है जो आत्मा उसको कहते हैं महात्मा। महादेव, महान है जो देव उसको कहते हैं महादेव, ठीक है। अधमरा, तो अधमरा, आधा है जो मड़ा, आधा है जो मड़ा उसको कहते हैं अधमरा। परमानंद, परम है जो आनंद उसको कहेंगे परमानंद। लाल मणि, लाल है जो मणि उसको कहेंगे, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। लाल मणि क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। परमानंद ये भी कर्मधारय समास। यहाँ पे देखिए लाल क्या है, लाल एक विशेषण है ना, गुण है, ये भी गुण है। तो जैसे ही आपको गुण या अवगुण या फिर विशेषण विशेष्य जिसको कहते हैं, या फिर उपमा दिया जाए तो वो वर्ड आपका हो जाएगा सीधे तौर पे कर्मधारय समास, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको बहुव्रीहि समास में ऐड कर देते हैं। बहुव्रीहि समास के लिए भी आपको क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। कर्मधारय समास पहले समझ जाइए, उसके बाद बहुव्रीहि समास। जो चीज़ें जहाँ की हैं वही चीज़ समझनी है, ठीक है। अब कर्मधारय समास समझ में आ गया। उपमा उपमेय मायने रखता है और विशेषण विशेष्य मायने रखता है, ठीक है। द्विगु समास, ये समास और भी आसान है, जिसमें संख्या यूज होता है, ठीक है। इतना याद रखना है आपको, परिभाषा ध्यान में नहीं रखना है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है सीधे उदाहरण दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास के अंतर्गत आता है, ठीक। द्विगु समास मतलब संख्या, द्विगु समास मतलब संख्या, ठीक है, जिसके पीछे संख्या होता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए तिरंगा, यहाँ पे क्या है, ये है ना तिरंगा, तीन को इंडिकेट कर रहा है, तो तीन जैसे तिरंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विगु समास। जैसे ही संख्या आपको दिखे तो आप
ऐसे ही लगा देना है आपको, द्विगु समास आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 3 रंगों का समूह को क्या क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। द्विअतरी किसको कहते हैं? 2 आनों का समाहार, ये आपका समासिक विग्रह है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। समासिक विग्रह भी पूछ देता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि तिरंगा का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो 3 रंगों का समूह को कहते हैं तिरंगा। द्विअतरी को क्या कहते हैं? इसका विग्रह क्या हो जाएगा? 2 आनों का समाहार। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? 2 आ रहा है ना, समझ, ये यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास। आगे एग्जाम्पल देखिए, पंचतंत्र। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, यानी कि 5 निकल के आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका द्विगु समास। पंजाब 5 आबों, यानी कि नदियों का, 5 नदियों का जो समूह कहते हैं, तो इसको कहते हैं पंजाब। यहाँ पे भी 5 आ रहा है। सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह है ना, तो यहाँ भी देखिए 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? वो चीज़ें हो जाएंगी संख्यावाची, ठीक है, जिसको कहते हैं द्विगु समास। दोपहर भी आपका आ जाएगा, 2 पहाड़ों का समूह, उसको कहते हैं दोपहर, है ना। अब थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, देखिए कुछ लोग कहेंगे कि त्रिलोक या त्रिलोचन ले लीजिए, त्रिलोचन, तो यहाँ भी बोलेंगे कुछ लोग कि त्रि आ रहा है, 3 आ रहा है यहाँ भी, तो ये तो हो जाएगा द्विगु समास। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ये रखना है कि देखिए जैसे ही संख्यावाची आता है तो वहाँ पे तो मतलब जहाँ संख्या आती है वहाँ द्विगु समास होगा, लेकिन त्रिलोचन का अर्थ क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। त्रिलोचन, देखिए समास जानने के लिए आपको समासिक विग्रह जानना जरूरी होता है, और जैसे ही आपको उदाहरण दिया जाता है तो उदाहरण में आपको समासिक विग्रह के आधार पे आपको समास सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो त्रिलोचन आप लोग शायद जानते होंगे, त्रिलोचन किसको कहते हैं? त्रिनेत्र किनके हैं? तो अर्थात त्रिलोचन का अर्थ होता है शिव, है ना, त्रिलोचन का अर्थ होता है शिव। तो जैसे ही अगर तीसरा अर्थ दे देता है तो वो कौन से समास में आ जाता है? बहुव्रीहि समास में आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि तीसरा अर्थ ना दे, तीसरा अर्थ नहीं देता है अगर संख्यावाची में तो वो द्विगु समास होगा, और जैसे ही अर्थ दे देता है तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए बहुव्रीहि समास आ गया। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है बहुव्रीहि समास में और कर्मधारय समास में, क्योंकि ये दोनों कन्फ्यूजन करने वाला समास है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि सभी समास बहुत ज़रूरी है, सभी चीज़ें जानना। चलिए बहुव्रीहि समास को भी जान जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि समस्त, यानी कि जो भी आपका जो समास है तो उस समास में आए पदों का सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ दे, ठीक है, परिभाषा पे मत जाइए। सामान्य अर्थ ऐसे वैसे देख सकते हैं, परिभाषा भी देख सकते हैं, कोई भारी भरकम मैंने परिभाषा नहीं लिया है, जो भी सरल भाषा यूज होता है तो वही चीज़ें मैं प्रयोग करती हूँ। देखिए समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं ना। तो जैसे ही सामान्य अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ देता है तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन कर्मधारय में क्या था? गुण मायने रखता है, गुण या अवगुण मायने रखता है, उपमा या उपमेय मायने रखता है, लेकिन इसमें तीसरा अर्थ देगा। जैसे देखिए प्रधानमंत्री, तो मंत्रियों में जो प्रधान है उसको कहते हैं प्रधानमंत्री। मंत्री तो सभी होते हैं भाई, लेकिन मंत्रियों में जो प्रधान है उसको क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। मंत्रियों में जो प्रधान है उसको क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। तो ये कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसको आप लोग कर्मधारय के अंतर्गत नहीं रखिएगा, ये क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला है पंकज। पंख में पैदा हुआ है जो, अर्थात क्या हो जाएगा? कमल को कहते हैं पंकज, तो क्या हो जाएगी? सामान्य अर्थ छोड़ के, पंकज जो सामान्य अर्थ है उसका सामान्य अर्थ छोड़ के ये विशेष अर्थ दे रहा है, तो ये कमल विशेष है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। देखिए त्रिलोचन आ ही गया, 3 लोचन है जिनके, अर्थात शिव, है ना। जैसे ही तीसरा अर्थ आया तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। महावीर, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान को कहते हैं हम लोग महान
वीरा, हनुमत वीरा, है ना। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। पीला वस्त्र किनका है, तो वो विष्णु जी का है। तो ये सभी बहुव्रीहि समास आ जाएंगे। समझ गए होंगे बहुव्रीहि समास। अब चलते हैं अगले समास पे, जो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या है भाई, तो द्वंद्व समास इसमें भी याद रखिएगा, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगा रहता है, इसको क्या है, इसका भी ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास पहचानने का ये तरीका है, जैसे उसका विग्रह कीजिएगा तो और निकलेगा, बीच से अथवा आएगा, या आएगा और एवं आएगा। ठीक है, आइए जानते हैं। जैसे देखिए, रात दिन, रात और दिन। और ये भी याद रखिएगा, द्वंद्व समास को पहचानने का ये भी तरीका है कि उसका पहला पद भी और दूसरा पद, यानी कि उसका अंतिम पद भी और उत्तर पद भी प्रधान ही होता है। यानी दोनों बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, एक के बिना एक अधूरा है, इस टाइप का समझ लीजिए, तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे रात और दिन, तो रात तो जितना ज़रूरी है उतना तो दिन भी ज़रूरी है ना, है ना। तो रात और दिन, और बीच से क्या निकल रहा है, और निकल रहा है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। सुख दुख, तो भाई ज़िंदगी में सुख ज़रूरी है तो दुख भी तो ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको सुख ही मिलता जाए तो फिर सुख की जो महत्वता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान हमारे ज़िंदगी में दुख भी दे देते हैं। तो सुख दुख ज़िंदगी के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। तो सुख और दुख का जो विग्रह कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। फिर है दाल चावल, और ये याद रखिएगा द्वंद्व समास में ये योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह किसको कहते हैं, ऐसे जो बीच में रहता है यहाँ पे जो है ना। तो योजक चिन्ह रहे तो वो भी द्वंद्व समास होगा। और अक्सर माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहीं कहीं ये क्या कर देता है, योजक चिन्ह बीच से हटा देता है। तो ध्यान में रखिएगा, उसका विग्रह कर लीजिएगा, और विग्रह करने के बाद जो भी निकले तो वही आपके कॉन्सेप्ट के आधार पे आपका आंसर आ जाएगा, जो यदि आप समझ गए समास तो। ठीक है, दाल चावल का विग्रह करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और विग्रह आएगा, दाल और चावल। भाई बहन, तो भाई और बहन, यहाँ भी और निकल रहा है। आगे है दूध दही, दूध और दही, यहाँ भी आ रहा है। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। ठीक है, द्वंद्व समास। अब चलते हैं अंतिम जो समास है हम लोगों का, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसको भी पहचानने का तरीका है। पहले परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस समास का पहला पद जो होता है वो बदलता ही नहीं। अव्यव किसको कहते हैं, जो कभी नहीं बदले। ठीक है, और अव्ययी समास को पहचानने का ये भी तरीका है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके जो भी स्टार्टिंग वाला जो वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये है ना, तो ये इस तरह के जो भी हो जाएंगे वर्ड, जैसे यहाँ पे देखिए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग वाले जो भी वर्ड हो जाएंगे तो वो अव्ययी भाव समास ही होगा। यहाँ पे देखिए प्रतिदिन का जो विग्रह होगा वो क्या होगा, दिन दिन को, यानी कि हर दिन एक दिन जो आती है, हर दिन के बाद एक दिन आता है ना, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, क्रम से वो आते ही रहता है। ठीक है, तो प्रतिदिन, प्रत्येक दिन को कहते हैं दिन दिन, यानी समासिक विग्रह इसका हो गया। और ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथाविधि, तो जो विधि के अनुसार होता है वही यथाविधि है, तो ये हो जाएगा कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। यथाक्रम, यथाविधि, ये सभी क्या है, अव्यव वर्ड हैं। तो अव्यव वर्ड जैसे आ जाएंगे, अव्यव वर्ड क्या होता है, वो चेंज नहीं होता। तो अव्यव वर्ड जैसे ही आ जाएंगे तो वो आपका हो जाएगा अव्ययी समास। ठीक है, यथाक्रम यानी कर्म के अनुसार, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, बेखटके, बेखटके देखिए बे क्या है, बे क्या है, उपसर्ग है, तो बिना खटके उपसर्ग आ गया, उपसर्ग जैसे ही आ गया तो वो अव्ययी भाव समास ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, समासिक विग्रह भी ध्यान दीजिएगा। रातों रात, देखिए यहाँ पे ये नहीं गलती कर दीजिएगा कि रातों रात है तो रात और रात दे दीजिएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये अव्यय वर्ड है। ठीक है,
रात ही रात, जैसे प्रतिदिन था, प्रतिदिन या प्रत्येक है, और जैसे रातों रात है तो ये क्या है, अव्यय वर्ड है, ठीक है। तो वो ये रात ही रात इसका विग्रह हो जाएगा। कानो कान, ये सभी क्वेश्चन खासकर ये जो दोनों हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे दिया जाता है। हो सकता है आप इसमें क्या कर दे, द्वंद्व समास टिक करके आ जाए। तो द्वंद्व समास नहीं है ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। कानो कान, ठीक है, ये कानो कान क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। भूखमड़ा, भूख से मड़ा हुआ। अब ये नहीं कि यहाँ पे से विभक्ति आ रही है तो आप उसको आपादान कारक लगा दे या करण कारक लगा दे, ठीक है। कोई भी समास को सेलेक्ट करने से पहले उसका क्या करना है, समासिक विग्रह निकालना है, और साथ ही साथ चीज़ों को, जो भी नियम बताए हैं उन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। भूखमड़ा क्या है, ये देखिए अव्ययी भाव समास है, ये अव्यय वर्ड है। अव्यय वर्ड मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अव्यय मतलब जो कभी नहीं बदलता। भूख मड़ा, भूख से मर गया है, भूख से मरा हुआ, तो ठीक है, ये क्या, कौन सा वर्ड हो जाएगा, अव्यय भाव समास होगा। आजन्म, जन्म से लेकर, यहाँ पे भी ये विसर्ग बोल रहे हैं, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा अव्यय भाव समास में कि उसमें स्टार्टिंग में विसर्ग बता रहे हैं, उपसर्ग वर्ड आते हैं, यानी उपसर्ग शब्द आता है, और या तो फिर अव्यय शब्द आता है, ठीक है। तो यही था हम लोगों का ये, और एक समास बच गया था जो कि नए समास था, तो उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखिए, नई समास का अर्थ होता है नकारात्मक, इसको ध्यान में रखिएगा। नई समास का अर्थ होता है नकारात्मक, यहाँ से बहुत ही कम प्रश्न आता है। तो नई समास अर्थात नकारात्मक, जैसे देखिए अनाथ, उसमें अ लगा रहेगा। अब ये नहीं कि आजन्म है तो ये यहाँ पे अनाथ मतलब बिना नाथ के, अनाथ मतलब बिना नाथ के, यानी कि जिसका कोई नहीं है उसको कहते हैं अनाथ। तो ये हो जाएगा नई समास हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप का जो भी वर्ड रहे, यानी बिना किसी के सहारे, ठीक है, तो वो चीज़ें जो भी नकारात्मक वर्ड आपको मिले ना, तो वो नई समास के ही अंतर्गत आ जाएगा। और वहाँ से प्रश्न नहीं ना के बराबर पूछा जाता है, तो उनको आप स्किप भी कर सकते हैं उस समास को, ठीक है। आपको मुख्यतः 6 ही समास जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टडी करते रहिए, एग्ज़ाम आप लोगों का एट टाइम होगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संघ के द्वारा आंदोलन के थ्रू दर्शाया गया है। और कल लोक सेवा आयोग और जो बिहार लोक सेवा आयोग है और शिक्षा विभाग के दोनों की तरफ कुछ मीटिंग होने वाली है दोनों के बीच। अब देखिए, नियमावली से ही संबंधित है, और यही कारण है कि इसमें कुछ नोटिफिकेशन आने में, एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई में डेट मतलब नोटिफिकेशन आने में कुछ लेट हो रहा है। कुछ ना कुछ संशोधन ज़रूर किया जाएगा, कुछ ना कुछ जो विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है। तो देखिए अब आगे क्या होता है, जैसी ही जानकारी मिलती है मैं आप लोगों को अपडेट समय समय पे कराते रहती हूँ, इस बार भी कराऊँगी। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।